हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने तीन तीन टॉपिक्स कवर किए थे। इन्वेस्टर्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड स्पेकुलेटर्स। तो लास्ट वीडियो में जब हमने स्पेकुलेटर्स को कवर किया था तो बहुत सारे व्यूवर्स का ये मानना था कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंट्राडे ना करें या एफ एंड ओ ना करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैसेज क्लियर है कि जब आप स्पेकुलेट कर रहे हो तो डेट्स मीन आपको ये समझना चाहिए कि आपने कंपनी के बारे में बिना जाने आप बस प्रॉफिट बुक करने के लिए कैश फ्लो में, एज अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो में आप इन्वॉल्व हो रहे हो। तो इसको हम ऐसा समझे, मतलब मेरा इंटेंशन ये है समझाने का कि सपोज कीजिए एक निवेश नीति के अनुसार अगर आपके पास ये समझिए 50 लाख का धन, 5 लाख का धन है, तो जितने भी हमारे इन्वेस्टर गुरुज है वो ये सजेस्ट करेंगे कि अपने जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है उसको 10% से ज्यादा स्पेकुलेशन में मत लगाओ। मतलब अगर आपके पास 5 लाख का इन्वेस्टिंग अमाउंट है तो 50,000 से ज्यादा का अमाउंट आप स्पेकुलेशन में मत लगाओ। मतलब इंट्राडे में मत लगाओ, एफ एंड ओ में मत लगाओ एंड स्विंग ट्रेडिंग में मत लगाओ। और इसी पैसे से अगर आप स्पेकुलेशन से प्रॉफिट गेन कर रहे हो तो इसी को रोटेट कर करके आगे बढ़ाओ। तो बीइंग एन इन्वेस्टर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने स्पेकुलेशन अकाउंट को कभी भी अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट के साथ नहीं जोड़ना है। आपका इन्वेस्टिंग अकाउंट सेपरेट होना चाहिए और आपका स्पेकुलेशन अकाउंट सेपरेट होना चाहिए, ताकि आप इन फ्यूचर आप उसको उसमें कंफ्यूज ना हो। तो आज इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए हम जा रहे हैं आज पैटर्न्स समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन से पैटर्न्स यूज किए गए स्टॉक मार्केट में और उनके नतीजे क्या निकले। तो पहला जो पैटर्न है वो है कैलेंडर से कमाई, जिसको बोला जाता था 1972 द जनवरी इम्पैक्ट। तो इसका मतलब क्या होता था कि 1969 टू 1978 में एक चीज थोड़ी सी, मतलब 1969 के बिगनिंग में बहुत कम लोग इस बारे में जानते थे कि दिसंबर आते आते तक फंड मैनेजर्स अपने स्टॉक से पेनी स्टॉक्स को निकाल देते थे और इन्वेस्टर्स भी अपने स्टॉक होल्डिंग में पेनी स्टॉक्स या जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि इनके दो कारण थे। फंड मैनेजर चाहते थे कि जब वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हो तो उनकी जो उनके उन्होंने जो स्टॉक पोर्टफोलियो बनाया है वो बेस्ट दिखे, उसमें अच्छे रिटर्न्स, उसमें वो स्टॉक दिखने चाहिए जो कि बेटर रिटर्न्स दे पाए, ताकि वो स्टॉक जिन्होंने रिटर्न ही नहीं दिए जो लॉस में गए। एंड सेकेंड, टैक्स की कटौती। इन्वेस्टर्स टैक्स बचाने के लिए उन स्टॉक्स को बेच दिया करते थे जिनसे उन्हें वैसे भी प्रॉफिट गेन नहीं हुआ है। तो इस बात को समझते हुए कुछ ट्रेडर्स ने एक चीज समझी थी कि सेलिंग पेनी स्टॉक्स में इतनी ज्यादा होती थी कि वो उनके भाव बहुत ज्यादा गिर जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि दिसंबर एंड तक उन पेनी स्टॉक्स को खरीद लेते थे और जब मार्च एंड होने तक जब वापस से फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स पेनी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चालू करते थे, वो उस टाइम उसे बेचते थे। इस इस कंप्लीट प्रोसेस जो 3 महीने में 8 to 10% का प्रॉफिट गेन कर लिया करते थे। लेकिन आगे जाके क्या हुआ कि ये जो ट्रेडिंग प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है, ये मैगजीन्स और वहाँ के जो लोकल पत्रिकाएं थी उनमें ज्यादा फेमस होने लगी। लोग समझने लगे, जानने लगे कि इसको कैसे यूज करना है और बहुत सारे ट्रेडर्स इसे यूज करने लगे। नतीजातन ये हुआ कि बाइंग और सेलिंग के बीच में जो गैप था वो कम हुआ और लोगों को फिर जो 8 से 10% का प्रॉफिट था वो 2 से 3, 3.5% के प्रॉफिट में जाके ठहर गया। इस तरह से हमारा जनवरी इम्पैक्ट जो है वो एक तरह से मिनिमाइज हो गया और बहुत ज्यादा प्रचलित होते होते अप्रचलित हो गया। इसी के बाद सेकेंड जो हमारा जो पैटर्न है वो है व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट। जेम्स ओसोनिस, इन्होंने जेम्स ओसोनिस ने मतलब एक बुक लिखी थी जिसका नाम था व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट। और उन्होंने उसमें दावा किया था कि आप अपने निवेश को 1954 से लेके 1984 तक, अगर आपने 10,000 के निवेश को आप 80 लाख डॉलर तक का निवेश बना सकते थे, अगर वो आप उनकी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। तो जानते हैं उनकी प्रक्रिया क्या थी? उनकी प्रक्रिया थी कि आप 50 ऐसे स्टॉक्स को चुने जिन्होंने अब जिनका जो एनुअल रिटर्न था वो उच्चतम था, बेस्ट था। सेकेंड, उन स्टॉक्स की जो कॉर्पोरेट वैल्यू है
उन स्टॉक्स की जो वैल्यू है उनके कॉर्पोरेट वैल्यू से 1.5% कम है। और थर्ड, ये सभी स्टॉक्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने 5 साल तक एनुअल रिटर्न में अपना प्रॉफिट बुक किया है। ओशोनिस ने इसके लिए अपना पैटेंट भी, इस स्ट्रैटेजी को पैटेंट भी किया था, जिसका नंबर है 5978778। तो इसी के आधार पे ओशोनिस ने 1999 में 4 म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया, इस अपनी इसी स्ट्रैटेजी के आधार पे। और उन्होंने जिन्होंने जो भी उनके फॉलोअर्स थे उनके लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी हम अपनी सही निवेश नीति और पद्धति को अपनाते हुए अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल कर सकेंगे। ओशोनिस की निवेश नीति में जो चीज पास्ट 30 साल तक परफेक्टली चल रही थी वो 2000 से लेके 2004 में फ्लॉप हो गई और ओशोनिस के 4 म्यूचुअल फंड में से 2 म्यूचुअल फंड दिवालिया हो गए। एंड ओशोनिस ने 2004 में अपने म्यूचुअल फंड्स को दूसरे प्रबंधक को सौंपते हुए रिटायरमेंट ले ली। एंड उसके बाद आश्चर्य की बात यह थी कि जैसे ही ओशोनिस ने रिटायरमेंट ली 2004 के बाद वो 2 म्यूचुअल फंड्स ने भी बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा दूसरा पैटर्न। तीसरा पैटर्न बहुत रोचक है। इसका नाम है द फुलिश 4 पैटर्न। द फुलिश 4 पैटर्न के अनुसार 1999 में यूएस की मैगजीन थी द मॉन्टिल फुलिश। उन्होंने एक पैटर्न सजेस्ट किया था। जानते हैं उसको, उनके सजेशंस में क्या क्या था। पहला, आप ऐसे 5 स्टॉक को सेलेक्ट करें जिनका भाव मिनिमम है, कम है, और उन्होंने अपना एनुअल रिटर्न जो है बेस्ट एनुअल रिटर्न दिया है। उसके बाद 5वें नंबर का जो स्टॉक है उसको छोड़ दीजिए। चौथे नंबर के स्टॉक में आप अपना 40% इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसी तरह थर्ड नंबर के स्टॉक में 20%, सेकेंड नंबर में 20% और फर्स्ट नंबर में 20%। ऐसा ही फिर 1 साल होने के बाद वापस से अपने पोर्टफोलियो को चेक कीजिए और सेम प्रोसेस फिर से कीजिए। ऐसा करते रहिए अल्टिल एंड अनलिस आप अमीर ना बन जाए। उन्होंने 1999 में ये स्टेटमेंट दिया था और 2000 के एंड तक आते आते तक पुलिस 4 के जो पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स थे वो 14% गिर गए थे, जबकि यूएसए के डीजीआई दो जो इंडस्ट्रियल एवरेज स्टॉक सिर्फ 4% गिरे थे। तो मेरा ये 3 पैटर्न बताने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य सिंपल है कि समटाइम्स स्टॉक मार्केट में या रियल लाइफ में हम लोग डेटा को इतना ज्यादा कहते हैं कि महत्व देते हैं कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि डेटा सिर्फ पार्ट ऑफ प्रोसेस, एक पार्ट है स्टडी करने का। उससे हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी। और यहीं पे इन फंड मैनेजर्स ने गलती की कि वो डेटा में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने उसी से फ्यूचर प्रेडिक्ट करने की कोशिश की और उसी को सत्य मान लिया। तो इससे हमें 2 लेसन मिले कि डेटा को हमेशा स्टडी करना है अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, और सेकेंड, हमें हमेशा सत्यता या रियलिटी को समझने के लिए प्रोसेस को समझना जरूरी है। और स्टॉक मार्केट में प्रोसेस बहुत सिंपल है। जब भी कंपनी अपने एनुअल रिटर्न्स और क्वार्टर रिजल्ट्स में प्रॉफिट बुक करेगी, स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। जब एनुअल रिटर्न्स और क्वार्टर रिजल्ट्स पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव होंगे, तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा। इससे सीधा और सिंपल एनालिसिस स्टॉक मार्केट में है ही नहीं, और इसी को जो भी इन्वेस्टर इस बात को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करेगा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बेटर रहेंगे। तो यहीं पे मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। थैंक यू।